हेलो गाइस, मैं हूं सत्यम सिंह और बीजेपी गवर्नमेंट जब पावर में आई थी तब उन्होंने 3 मेन मगर कंट्रोवर्शियल इशू उठाए थे और ये वादा किए थे कि वो इन्हें हर हाल में पूरा करेंगे। पहला इशू था एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, दूसरा था राम मंदिर इशू और फाइनली थर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मानो फाइनली ये गवर्नमेंट अपनी आखिरी वादे यूसीसी को काफी सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली 14 तारीख को ये खबर आई है कि उन्होंने स्पेशली यूसीसी के लिए लॉ कमीशन एस्टेब्लिश किए हैं जो अगले 30 दिनों के अंदर अंदर आम जनता से इस पर राय मांगने वाले हैं। बट यहीं पे आता है असली प्रॉब्लम, लोग क्या राय देंगे, क्योंकि आज देखो इस पूरे टॉपिक को ना रिलीजियस एंगल देकर कई कम्युनिटी का अलग अलग ओपिनियन फॉर्म हो चुका है। एक तरफ वो लोग हैं जो इन्हें खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मीडिया हमें ये बताती है कि ये मोस्टली हिंदू हैं। दूसरे तरफ इसके विरोध में हमें ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप है जिसका ये मानना है कि इससे इंडिया का यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का मेन एसेंस ही खत्म हो जाएगा। और फाइनली आता है तीसरे कैटेगरी के लोग जो माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी इसे खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। बेल जब भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन BMMA ने करीब 10 राज्य में मुस्लिम औरतों का सर्वे किया तो ये पता चला कि उनमें से 90% औरतें यूसीसी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर वापिस से आ जाता है वही सवाल कि असली सच्चाई क्या है। क्या यूसीसी वाकई में इंडिया में बाकी माइनॉरिटी पर हिंदू लॉ इम्पोज करेगा और क्या वाकई में माइनॉरिटी इससे खुश नहीं है। एंड फाइनली क्या ऐसे में गिवन डेट इंडिया में करीब 75% आबादी हिंदू की है तो क्या बीजेपी इनकी मदद से यूसीसी बहुत ही जल्द लागू करेगी। सो देखो इससे जुड़ी रिसेंटली खबर आई है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूसीसी लागू करने की तैयारी ऑलरेडी कर ली है और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो उनके सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका ब्लूप्रिंट भी रेडी कर ली है। अब माइंड यू ये सिर्फ उत्तराखंड का प्रपोज्ड यूसीसी ड्राफ्ट है, पूरे नेशन का नहीं। बट इससे एक फेयर आइडिया आप लगा सकते हो कि इसमें होने क्या वाला है। इस ड्राफ्ट के अनुसार अब तक डिफरेंट रिलीजियंस कम्युनिटी के लिए 4 अलग अलग पर्सनल लॉ थे। हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख के लिए द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ 1935, क्रिश्चियन के लिए द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और पारसी के लिए पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936। बट अब अगर यूसीसी लागू होता है तो मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी में हक जैसे पर्सनल डिस्प्यूट्स को रिसॉल्व करने के लिए सभी धर्मों के लोगों को एक ही सिंगल लॉ ही फॉलो करना पड़ेगा। सो इससे काइंड ऑफ यूसीसी का एक बेसिक लॉ क्या है उसका एक आइडिया आपको लग गया होगा। अब बात करते हैं जो यूसीसी के अगेंस्ट में है वो इनके विरोध में क्या आर्ग्यूमेंट सुझा रहे हैं। सो इनके 4 मेजर आर्ग्यूमेंट्स है। सबसे पहले उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट यूसीसी को लेकर बाकी सभी धर्मों पर हिंदू कास्ट या सिंपली अपनी हिंदू आइडियोलॉजी को इम्पोज करना चाह रहा है और इसीलिए कोर्ट को इसमें स्ट्रांगली इंटरवीन करना चाहिए। बेसिकली इन्हें ये डर है कि यूसीसी लागू होने से बाकी सभी धर्मों को हिंदू के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा और देखा जाए तो गलती भी नहीं है, क्योंकि मीडिया और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी हैं वो यही नैरेटिव को बहुत ज्यादा प्रोपोगेट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं सिर्फ क्रिश्चियन और मुस्लिम का बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें इंडिया के कई ट्राइबल कम्युनिटी भी आ जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 2026 में ही राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने यूसीसी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था, क्लेमिंग दैट पॉलीगैमी एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें नागा, गोंग्स, बल्गा, लुसाई और ऐसे कई आदिवासी समुदाय में भी कब से होता आ रहा है। और इसके अलावा एक महिला का मल्टीपल पुरुष के साथ शादी करना या सिंपली पॉलीएंड्री, टियामा, टोडा, रोटा, खासा एंड लद्दाखी बोटा ऐसे कई हिमालयन में चलते आ रहा है राइट फ्रॉम कश्मीर टू असम। सो क्या ये सभी ट्राइब्स यूसीसी को ओपनली एक्सेप्ट करेंगे? जमीयत उलमा हिंद के चीफ का तो ये कहना है कि वो अपने पर्सनल लॉ को पिछले 1300 सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। सो यूसीसी के इम्प्लीमेंट से देश के मुसलमानों को ठेस पहुंच सकता है। अब ऑब्वियसली इन्हीं सारे आर्गुमेंट के चलते कई पॉलिटिकल पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और नेशनल कांग्रेस पार्टी और सभी पार्टी का ये मानना है कि ये बिल अगर पास हुआ तो ये हमारे देश के सोशल फैब्रिक डिस्ट्रॉय करके सीधा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाले हमारे प्रिंसिपल को ही चोट पहुंचा देगा और इसलिए कोर्ट को इस वैल्यू को प्रिजर्व करने के लिए इंटरवेंशन करना जरूरी है। खैर यूसीसी के आगे दूसरा एग्रीमेंट यह है कि यूसीसी के आने से लोगों का फंडामेंटल राइट फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजियंस वायलेट
वायलेट हो जाएगा, क्योंकि यूसीसी सभी रिलीजियंस के पर्सनल लॉ को अबोलिश करके इंडिया वाइज सभी लोगों पर इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियंस बस एक ही सिंगल लॉ लागू करेगा। देन आता है तीसरा एग्रीमेंट, जिसमें ऑपोजिशन का ये कहना है कि जब सीआरपीसी और आईपीसी जैसे क्रिमिनल लॉ इंडिया वाइड यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली में अल्कोहल कंजम्पशन एज अलग अलग है, या यूपी में बेल ग्रांटेड करने वाले सीआरपीसी सेक्शन 438 स्टेट के हिसाब से पर्सनलाइज्ड है, तो ये सब अलग अलग है और इंडिया फिर भी एफिशिएंटली वर्क कर ही रहा है, तो इंडिया को यूनिफॉर्म पर्सनल या सिविल लॉ की क्या जरूरत है। एंड इन सभी एग्रीमेंट के अलावा चौथा मेजर एग्रीमेंट है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल फादर यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी भी टोटल यूनिफॉर्मिलिटी चाहते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा चाहते तो वो यूसीसी को करेंट लिस्ट में नहीं रखते। और अब अगर आपको कौन करेंट लिस्ट क्या है नहीं पता है, तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 7 में हर सब्जेक्ट को बेसिकली यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में बाइफर्केट किया गया है। ये बेसिकली बस इतना बताता है कि किस सब्जेक्ट पर कौन कानून बनाएगा, सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों गवर्नमेंट मिलकर। खैर ये मुद्दा उठाकर सिंपली ये कहने की कोशिश की जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फादर कभी भी सारे पर्सनल लॉ को यूनिफाई करना ही नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ये तभी हो जब सेंट्रल, स्टेट और सभी लोग साथ में ऐसा करना चाहते हो, यानी कि सभी के कंसेंसस से। सो हमारे फंडामेंटल फादर ये नहीं चाहते थे, तो अभी हमें इसके साथ छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत है। सो फ्रेंड्स, यानी कि मामला सिंपल है। इन शॉर्ट यूसीसी के जो लोग अगेंस्ट हैं वो सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआती ड्राफ्टिंग पर ही सवाल उठा रहे हैं। दरअसल देश के शुरुआती दिनों में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट या रिविजन करने वाले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यूसीसी को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थी। कि उसे पार्ट 3 फंडामेंटल राइट में डाले या फिर उसे सजेशन के तौर पर पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में डाले। अब यहाँ पर खेल देखो, अगर यूसीसी को शुरुआत में ही फंडामेंटल राइट में रखा गया होता तो उस पर कानून बनाना पड़ता, और उससे पॉसिबिलिटी थी कि लोग भावनाओं में बहकर अभी की तरह ही इस पर जमकर विरोध करते। सो इसे काफी स्मार्टली डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिस्ट में डालकर एक सजेशन के तौर पर फ्यूचर गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया। अब इस पर कईयों का ये कहना है कि मे बी ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उस वक्त इंडिया जो रिलीजियंस के बेसिस पर सेपरेट हुआ था उसमें यूसीसी इजिली प्रोटेस्ट ट्रिगर कर सकता था, जो तब का न्यूली इंडिपेंडेंट भारत बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि हम वैसे ही हजारों प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। तो कुछ का ये कहना है कि तब के गवर्नमेंट ने ये मुद्दे को अपने अगेंस्ट बैक लिस्ट न आए करके इसे आगे बढ़ने दिया। अब क्योंकि डीएसपीएस सिर्फ सजेशन होता है और कानून नहीं, इसीलिए यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका ऑप्शनल सजेशन से इम्प्लीमेंटेबल लॉ को कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है। और ये तो भाई एक अलग ही गेम्बल है। दरअसल अगर बीजेपी सरकार यूसीसी को लॉ में कन्वर्ट करना चाहे तो एज वी ऑल नो इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सो गवर्नमेंट को यूसीसी का बिल इन दोनों हाउस में से किसी एक हाउस में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके बाद उस पर्टिकुलर हाउस के मेंबर उस बिल पर डिस्कस करेंगे और अगर मेजॉरिटी वोट मिलता है तो वो बिल दूसरे हाउस में भेजा जाएगा, जहां अगेन सिमिलर डिस्कशन और वोटिंग से पास या फिर फेल कर दिया जाएगा। यानी सिंपली पुट बीजेपी को दोनों हाउस में मेजॉरिटी की जरूरत होगी। अब लेट से बीजेपी सभाओं को छोटी मोटी पार्टी का साथ लेकर इन दोनों हाउसेस में यूसीसी को पास करवा लेती है, तब भी आगे का गेम इज नॉट गोइंग टू बी इजी। दोनों हाउस में पास होने के बाद बिल यूजली फाइनल साइन एंड अप्रूव के लिए प्रेसिडेंट के पास में भेजा जाता है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास बिल को लेकर 3 ऑप्शन होता है। फर्स्ट, एब्सोल्युटली वीटो, बिल को बिल्कुल रिजेक्ट कर देना। सेकेंड, एब्सोल्युटली वीटो, यानी कि बिल में चेंजेस बताकर उसे वापस से पार्लियामेंट में भेज देना। और थर्ड, पॉकेट वीटो, ये प्रेसिडेंट का सबसे पावरफुल वीटो होता है, जिसमें बिल को रिजेक्ट या वापस दिए बिना इनफाइनाइट टाइम के लिए उसे लटका दिया जाता है। यानी कि नहीं अप्रूव और नहीं रिजेक्ट, जो यूसीसी का सेकेंड मेजर ऑब्स्टिकल है। अब लेट से हाइपोथेटिकली ये वाला राउंड भी बीजेपी समहाउ क्लियर कर लेती है, तब फिर आता है तीसरा और सबसे क्रूशियल ऑब्स्टिकल यानी जुडिशियरी। अब जुडिशियरी के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो कि हमारे देश के कोर्ट में लोगों के फंडामेंटल राइट किसी भी पर्सनल लॉ से हमेशा ऊपर माने जाते हैं। सो यूसीसी बीइंग अ पर्सनल लॉ अगर लेट से किसी भी राइट टू प्रैक्टिस टू रिलीजियंस के बीच आता है तो चांसेस है कि हमारे
हमारे कोर्ट उसके अगेंस्ट में फैसला सुनाएगी। बट एक सेकेंड, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एक फंडामेंटल राइट दूसरे फंडामेंटल राइट के आरे आ रहा हो तो कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी। बेल बस इसी चीज को टेस्ट करने के लिए यूसीसी के सपोर्टर अपने तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में रिसेंटली पीआईएल्स फाइल कर रहे थे। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में यूसीसी के फेवर में बीजेपी द्वारा 2 पीआईएल्स फाइल होने के बाद तीसरा और चौथा पीआईएल्स खुद इंडिपेंडेंटली 2 मुस्लिम ने फाइल्स की थी। एक खुद इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अहमद के ग्रैंड नेफ्यू और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर फिरोज बख्तर अहमद जी ने, और दूसरा एक इंडिपेंडेंट फीमेल सोशल एक्टिविस्ट अमहर जायदी ने। इस यूसीसी सपोर्टर का कहना है कि भले ही आजादी के बाद 1956 में हिंदू पर्सनल लॉ को मॉडर्नाइज किया गया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के डिफॉल्ट को रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं की गई, यानी कि उसमें मॉडर्नाइजेशन या रिफॉर्मेशन नहीं किया गया। और इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर पॉलीगैमी, निकाह लला और चाइल्ड मैरिज जैसे एंटी वोमेन प्रैक्टिस आज भी वैलिड है। अब चाइल्ड मैरिज के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। जिन्हें पॉलीगैमी और निकाह लला के बारे में नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, पॉलीगैमी में बेसिकली एक मुस्लिम मर्द मल्टीपल औरत के साथ शादी कर सकता है, और निकाह लला के अंदर अगर उसने अपनी किसी बीबी को तलाक देकर वापिस से अपनाना चाहा तो उसकी उस एक्स वाइफ के साथ किसी दूसरे पराये मर्द के साथ शादी करनी पड़ेगी और फिर उससे तलाक लेकर अपने पुराने ओरिजिनल पति से शादी करनी पड़ेगी। और यही वजह है कि एक बड़ी जर्नलिस्ट अमना बेगम अंसारी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को स्पेसिफिकली एक पेट्रीलेटरल सेटअप कहा था। उनका मानना यह था कि यूसीसी मुस्लिम महिला के लिए उसकी राइट टू जेंडर इक्वलिटी को इंश्योर करेगा, जो बेसिकली काउंटर करता है यूसीसी के अगेंस्ट आने वाले लोगों का सेकेंड एग्रीमेंट रिग्रेडिंग फंडामेंटल राइट। इसके अलावा इन सपोर्टर का एक और एग्रीमेंट ये भी है कि जिस सिंगल पर्सनल लॉ को लागू करने की बात हो रही है वो हिंदुत्व से जुड़ी हुई है। ये आखिर किस बेसिस पे बोला जा रहा है, क्योंकि जरा यूएस और यूके जैसे सेकुलर देशों में मैरिज वगैरह को लेकर क्या लॉ है अगर वो देखो और उसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से कंपेयर करो तो यूएस में भी मेजोरिटी पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री यानी मल्टीपल पार्टनर के साथ मैरिज प्रोहिबिटेड है, अंडर एज मैरिज प्रोहिबिटेड है, और डिवोर्स के लिए भी प्रॉपर लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। सेम इज इन द केस ऑफ यूके। यहाँ भी मैरिज को लेकर पूरे कंट्री में एक ही सिंगल एज डेट इज 18 ईयर है। पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री बैंड है। अब यही एग्जैक्ट हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी है। सो सपोर्टर का क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि फिर क्या यूएस और यूके में मैरिज एक्ट भी हिंदुत्व ड्रिवन है? गोवा में तो यूसीसी 1961 से ही लागू है और वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम या फिर हिंदू क्रिश्चियन नहीं हो रहा है ना। सो क्या सोशल फैब्रिक खराब होगा या ये एग्रीमेंट पूरी तरह से वैलिड है ऑन द फर्स्ट प्लेस? क्योंकि सपोर्टर के हिसाब से ये एजेंडा नैरेटिव के सबसे मेन पॉइंट हिंदुत्व के पॉइंट को ट्रिगर करता है। एंड रही बात हमारी फाउंडिंग फादर ऐसा चाहते थे या फिर प्रोटेस्ट होंगे इसलिए नहीं छेड़ना चाहिए, या इवन सीआरपीसी वाले पॉइंट की क्रिमिनल लॉ तो नेशन वाइड एकदम से यूनिफॉर्म तो नहीं होते, सो पर्सनल लॉ को क्यों करना है? इन सभी आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट में सपोर्टर का यही कहना है कि अगर ऑलरेडी सिस्टम में इनरेगुलरिटी हो तो क्या हमें वैसे ही छोड़ देना चाहिए? क्या लॉ को अपडेट नहीं करना चाहिए? जस्ट थिंक एंड कमेंट डाउन बिलो, आपको क्या लगता है? और गाइस इंडिया में ऑलरेडी और कुछ भी चल रहा है जिसमें रेसलर अपने जस्टिस के लिए दिल्ली के सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि एक बाहुबली नेता जो बीजेपी एमपी है और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। लेकिन क्या सच्चाई वो मैंने इस वीडियो में पूरा कवर किया हूँ। आपको हाईएस्ट रिकमेंडेड है कि आप ये वीडियो देखो कि कैसे एक पॉलिटिशियन पर 40+ क्रिमिनल केस दर्ज है और वो खुद अपने मुंह से ये एक्सेप्ट किया है कि मेरे हाथों से एक मर्डर हुई है और इंडियन फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। ये कैसे हो सकता है? ये वीडियो आप देखो एंड आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला हो तो एक लाइक जरूर ठोकना और ऑन स्टॉप फैक्ट को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो ताकि आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप मिस न कर सको। और गाइस डोंट बिलीव ब्लाइंडली, टेक क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।